नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के सामाजिक विज्ञान यानी कि संविधान का पहला वीडियो है और यह कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान पर आधारित है, जिसमें कुल आपके 8 चैप्टर हैं। अगर उन चैप्टरों की बात करें तो विविधता की समझ, विविधता एवं भेदभाव, सरकार क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, पंचायती राज, गाँव का प्रशासन, नगर का प्रशासन और ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका से संबंधित कुल आपके प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि यहाँ के लोग खास तरह की बकरियाँ पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, कि पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। जानते हैं कि लद्दाख में बिल्कुल बारिश नहीं होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर बरसात नहीं होती है और जिसके कारण यहाँ पर खेती की संभावनाएं भी बहुत कम है। यहाँ का इलाका वर्ष भर लंबे समय से बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के लोग खास तरह की बकरियों का पालन करते हैं, जिससे हम पश्मीना ऊन की प्राप्ति करते हैं और पश्मीना ऊन से ही पश्मीना शाल बनाई जाती है, जो कि अत्यंत ही महंगी होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है, ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि ओणम केरल में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तो आपका तीसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका डी वाला, कि सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। जानते हैं इसके बारे में कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल के तटीय नगर करांगानोर से हुई थी। ठीक है, करांगानोर से हुई थी। और जहाँ की बेसिक तौर पे अगर किंवदंतियों के मुताबिक की अगर बात करें तो ईसा के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक संत थे थॉमस। ठीक है, संत थॉमस ने सन 52 में यहाँ पर पहुँचकर, ठीक है 92वीं ईस्वी में यहाँ पर पहुँचकर बेसिक तौर पे केरल के प्रचार प्रसार की शुरुआत की थी। ओणम त्यौहार के अंतर्गत होने वाली नाव प्रतियोगिता यहाँ का बेसिक तौर पे एक आकर्षण का केंद्र है। और केरल की भूमि मुख्य रूप से चावल के साथ साथ लौंग, इलायची व काली मिर्च की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि दलित शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है दबा कर रखा गया या कुचला गया, जो कि आपका बिल्कुल सही है। और अगला है कि सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। अब जानते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है पहला वाला, कि केवल पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। तो जानते हैं दलित शब्द बेसिक तौर पे यह दर्शाता है कि सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित को दबा कर रखा और शोषण किया, और सरकार द्वारा दलित लोगों को अनुसूचित जाति में रखता है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट में, ठीक है, जिससे हम लोग अनुसूचित जाति कहते हैं, जाति, ठीक है, न कि शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें, बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधी भागीदारी नहीं होती है। तो ये भी आपका सही है कि इसमें लोगों की सीधी नहीं अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो बेसिक तौर पर बात करें कि आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि सरकार में जनता सीधे भागीदार न होकर अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है, जो सरकार का गठन करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट या कुछ चीज़ों के यहाँ पे यंग इंडिया दिया गया है। तो अगर यंग इंडिया की बात करें तो यंग इंडिया नामक एक पत्रिका थी और जिसका संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता था, जो कि बिल्कुल आपका सही है।
दूसरा कह रहा है आपका कि सरफेज मूवमेंट जो है वह बेसिक तौर पर वोट देने के अधिकार से संबंधित है, तो यह भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार जो था वह 1920 में दिया गया, तो ये आपका गलत है, क्योंकि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार साल 1928 में दिया गया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो आपका सही है, लेकिन तीसरा वाला गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला। अब जानते हैं कि यंग इंडिया एक पत्रिका थी जिसका संपादन महात्मा गांधी करते थे। और अगले की अगर बात करें तो संपूर्ण यूरोप और अमेरिका में महिलाओं गरीबों द्वारा वोट देने की मांग की गई और तथा इसलिए उन्होंने संघर्ष किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए जा रहे आंदोलन ने और तेजी पकड़ी और इसी आंदोलन को सरफेज मूवमेंट का नाम दिया गया। और उसके बाद अमेरिका में 1920 में, मतलब कि अगर 1920 की बात करें तो अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में दिया गया, जबकि इंग्लैंड में यह वोट देने का अधिकार महिलाओं को दिया गया था साल 1928 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे याद रखिए कि पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला कह रहा है आपका कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया, तो ये बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि अफ्रीका में साल 1992 में रंग भेद की नीति को खत्म किया जा सका, तो ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अफ्रीका में रंग भेद की नीति जो समाप्त की गई थी साल 1994 में यह इसको समाप्त किया गया था, तो इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत होता है। तो यहाँ पूछा गया कि सत्य नहीं है, तो दूसरा वाला आपका सत्य नहीं है, इसलिए आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध बेंगलुरु शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ कई जिलों में सिंचाई के काम आता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि तमिलनाडु का मेट्रो बांध कावेरी नदी पर बना है, जो तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई के काम आता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। जानते हैं इसके बारे में कि कर्नाटक और तमिलनाडु में क्रमशः कृष्णा राज सागर बांध व मेट्टूर बांध कावेरी नदी बने हैं और दोनों राज्यों में कावेरी नदी के जल को बंटवारे को लेकर विवाद रहता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला कह रहा है कि ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से अधिक छयाद गांव शामिल होते हैं, तो बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हों उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और यहाँ पूछा है कि असत्य कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि ना तो पहला गलत है नहीं दूसरा गलत है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी वाला। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया गया जाता है, जो ग्राम सभा का सचिव होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि ग्राम पंचायत कई वार्ड यानी कि छोटे क्षेत्रों में विभक्त होते हैं और प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत का बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। तो यहाँ पे आप सभी ने पता है कि पंचायत के लोग मिलकर सरपंच चुनते हैं, जो कि पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच व सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गाँव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसके लिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं लोगों के सामने रखती है और ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती भी है। वह पैसे के दुरुपयोग तथा कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी रखी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपरोक्त में से ग्राम पंचायत के कार्यों में कौन सा शामिल है। तो पहला कह रहा है कि सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव कौन करता है, ग्राम पंचायत करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है।
दूसरा कह रहा है कि स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना। स्थानीय कर का मतलब जो स्थानीय मेले लगे हैं, बाजार लगे हैं, उनका कर लगाना और इकट्ठा करना, ये भी ग्राम पंचायत का काम होता है, ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू करना, जैसे कि नरेगा या मनरेगा कह लें, तो इन सभी को कौन लागू करता है? ग्राम पंचायत ही लागू करता है। तो तीसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी, कि चारों के चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में कौन कौन से शामिल हैं, और यहाँ पर कूट दिया गया है। तो पहला कह रहा है कि घरों व बाजार पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, बिल्कुल सही है कि बेसिक तौर पे घर और बाजार पे जो लगाई जाती है करों की राशि वो ग्राम पंचायत को ही मिलती है। दूसरा कह रहा है कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है, ये भी ग्राम पंचायत को मिलती है, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि समुदाय के काम करने के लिए मिलने वाला दान, तो बेसिक तौर पर ये भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला, कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो बेसिक तौर पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे बेसिक तौर पे जो सारे क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्रों से ग्राम पंचायत की आमदनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा असत्य है। तो पहला कह रहा है कि पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरे स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। तो यह बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य से पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायती संबंधित कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बेसिक तौर पे पूछा गया है कि कौन सा असत्य है, तो यहाँ पर कोई असत्य नहीं है, दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला, कि नहीं एक गलत है नहीं दूसरा वाला गलत है। तो आप यहाँ पे बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों की होती है क्रमशः। अगर बात करें तो पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है विकास खंड पंचायत या जनपद पंचायत, और तीसरा आपका होता है आपका पंचायत मतलब कि हम लोग यहाँ पर विकास खंड को किन किन नामों से जानते हैं, तो विकास खंड के नाम से भी जानते हैं, या जनपद पंचायत कहते हैं, पंचायत कहते हैं, या हम लोग इसे पंचायत समिति के नाम से जानते हैं, समिति। तो यहाँ पर विकास खंड को इन 3 नामों से जानते हैं। तो पहला तो आपको हो गया ग्राम पंचायत, जिसको कि हम लोग ग्राम सभा भी कह लेते हैं, तो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा। दूसरा आपका विकास खंड कह लें या जनपद पंचायत कह लें या पंचायत समिति, और तीसरा आपका होता है जिला परिषद या जिला पंचायत। ठीक है, तो यह 3 आपके स्तर होते हैं। पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, और जिला पंचायत में एक जिला के स्तर पर सभी विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। तो हालांकि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, और पूछा गया था कौन सा असत्य है, तो कोई असत्य नहीं है, दोनों के दोनों आपके सत्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पटवारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का प्रमुख कार्य होता है, बिल्कुल सही है, पटवारी को हम लोग लेखपाल के नाम से जानते हैं। दूसरा कह रहा है खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है, जिसे हम लोग जरीब कहते हैं। तो बिल्कुल आपका सही है, जिसको जरीब या कड़ी कई जगहों पे बोला जाता है। तीसरा कह रहा है कि पटवारी किसानों की भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी भी प्रदान करता है। तो ये भी आपका सही है। और अगला कह रहा है कि प्रत्येक पटवारी एक ही गाँव के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि पटवारी के पास एक से अधिक गांव होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा वाला गलत है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं कि जमीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का कार्य पटवारी यानी कि लेखपाल का होता है। खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का प्रयोग करता है, जिसे हम लोग जरीब या कड़ी कह लेते हैं। पटवारी किसानों की भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी भी देता है। पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्हें कहीं पर पटवारी कहा जाता है, कहीं लेखपाल कहा जाता है, तो कहीं कर्मचारी कहा जाता है, तो कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं पर इसे कानूनगो भी कहा जाता है। प्रत्येक पटवारी के अंतर्गत कई गांव आते हैं। वह गांव के लोगों की जमीन का लेखा जोखा, खसरा खतौनी या रजिस्ट्री भी करता है, या उसका लेखा जोखा भी अपने पास रखता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि किसानों की गतिविधियां यानी कि फसल बदलना व कुआं खुदाई आदि की जानकारी सरकार का राजस्व विभाग रखता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है।
और दूसरा कह रहा है कि तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े मामलों को सुना जाता है। तो ये आपका गलत है। तो आपका सही स्टेटमेंट होता है केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। अब जानते हैं बेसिक तौर पे इसके बारे में कि बेसिक तौर पे तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े, ठीक है, तहसीलदार के दफ्तर में बेसिक तौर पे ज़मीन से जुड़े विवादों को सुना जाता है, न कि फौजदारी से। तो यहाँ पे आपका ने सुना होगा बेसिक तौर पे कि यहाँ पर फौजदारी जो होता है, लड़ाई का मुकदमा जो होता है उसे हम लोग फौजदारी कह लेते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग वहाँ पर तहसीलदार में नहीं सुना जाता। तहसीलदार से जो भी मतलब कि तहसीलदार के जो दफ्तर में होता है वह बेसिक तौर पे ज़मीन से जुड़े विवादों को सुना जाता है, इसलिए आपका सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला कह रहा है कि इसके अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटे बेटियों और उनकी मां को बराबर हक मिलेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इस कानून को भिन्न भिन्न राज्यों ने अपने यहाँ के कानूनों के अनुसार अपनाया है। तो यहाँ पे सत्य नहीं है, तो यही वाला गलत है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग नहीं अपनाया। इसके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होता है, बी वाला, कि केवल दूसरा जो है वह सत्य नहीं है, पहला वाला आपका सत्य है। अब इसके बारे में कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जो कि 2005 में लाया गया था, इसके अनुसार जो पैतृक संपत्ति उसमें बेटे बेटियों और मां को बराबर अधिकार मिलेगा। इस कानून को सभी राज्यों के व केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू किया गया है। तो याद रखिए कि भारत के किसी भी क्षेत्र में होंगे, यहाँ पर क्या हुआ है, समान रूप से लागू किया गया है, समान रूप से लागू है पूरे भारत में। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं, तथा छोटे कस्बों का प्रशासन नगर पालिका चलाती है। तो बेसिक तौर पे आपका ये सही है कि बड़े नगरों का जो प्रशासन होता है उसको बेसिक तौर पे जो चलाने वाले होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं, और छोटे नगरों या कस्बों के प्रशासन को नगर पालिका कहते हैं। तो बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद जो होते हैं वह निर्वाचित होते हैं। तो ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि पार्षद व पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती है, जबकि उन्हें लागू करने का काम आयुक्त व प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे अगर हम बात करें कि शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, हर वार्ड से क्या होता है, एक पार्षद चुना जाता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहरों को प्रभावित करते हैं, ऐसे जटिल निर्णयों को पार्षद समूह द्वारा बेसिक तौर पे बनाया जाता है, और कुछ पार्षद मिलकर पार्षद समिति का निर्माण करते हैं जो मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, और इन निर्णयों को बेसिक तौर पे आयुक्त या प्रशासनिक अधिकारी उन्हें लागू करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि उपरोक्त में से नगर निगम की आय के स्रोत में कौन कौन से शामिल हैं। तो अगर बात करें नगर निगम आय में संपत्ति कर भी आता है, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर भी नगर निगम ही लगाता है, शिक्षा पर कर भी यह इसी के अंतर्गत है, और मनोरंजन कर भी जो है वह नगर निगम के आय के स्रोत में शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला, कि यह सभी के सभी नगर निगम के आय के स्रोत हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है। और यहाँ पर पुदुपेट दिया है, बेसिक तौर पे यहाँ पे गाँव के एक समुदायों का क्षेत्र के नाम दिए गए और उसके साथ उस क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो पुदुपेट जो है वह तमिलनाडु का एक गाँव है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसके बारे में एक्सप्लेन में आगे हम देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि चखे संघ समुदाय जो है वह एक नागालैंड की जनजाति है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि कैटामरैन में मछुआरों की छोटी नाव जो होता है, या कल्लूपट्टू नामक जो बेसिक तौर पे तमिलनाडु का एक क्षेत्र है, वहाँ पर हमें कैटारमैन जैसे मछुआरों की छोटी नावें हमें देखने को मिलती हैं। तो आपका तीसरा वाला भी ऑप्शन सही होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है कि जो भी ऑप्शन आपके दिए हैं वो सभी के सभी आपके सही सुमेलित हैं। अब यहाँ पे बात करें कि कलपट्टू तमिलनाडु के समुद्र तट के पास का एक गाँव है। यहाँ पर बेसिक तौर पे यह गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से बेसिक तौर पे घिरा हुआ है। यहाँ सिंचित ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। यहाँ गन्ना, कपास और केला भी उगाया जाता है। यहाँ नारियल के भी काफ़ी बाग हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं नागालैंड के, तो नागालैंड के बेसिक तौर पे चजी नागालैंड का एक गांव है जिसका नाम है
चजमी। ठीक है, चजमी गांव में बेसिक तौर पे एक समुदाय रहता है और उस समुदाय को हम लोग क्या कहते हैं, चखे संघ के नाम से जानते हैं। और ये लोग पहाड़ों की ढालों पर बेसिक तौर पे ज़मीनों पर सीढ़ा मतलब ज़मीनों को सीढ़ी नुमा बनाकर खेती कर मतलब उस पर खेती करते हैं और खेत के किनारे को ऊपर उठा देते हैं जिससे कि उससे पानी को रोका जा सके। यहाँ चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। और कलपट्टू मछुआरों को पकड़ने मतलब बेसिक तौर पे अगर कलपट्टू में मछुआरों को पकड़ने के लिए खास तरह की एक छोटी नाव होती है जिसे हम लोग कैटामरैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैटामरैन। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शन आपके सही होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी। तो दोस्तों ये कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान, जिसको हम संविधान कह सकते हैं, सामाजिक विज्ञान और संविधान से रिलेटेड आपका पहला वीडियो रहा और कक्षा 6 का यहाँ पर यह क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगला वीडियो जो रहेगा सामाजिक विज्ञान या संविधान पर आधारित कक्षा 7 का रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।